हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग सिंचाई के साधन जो है हमारा टॉपिक चल रहा है इरिगेशन। तो उसमें आज जो है हम सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से मीन्स ऑफ इरिगेशन है, किस किस माध्यम से सिंचाई की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसमें से एक जो साधन है यानी कि नहर, इसके बारे में जो है विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सिंचाई के साधन को हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो इन साधनों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है नहरें, कुएं, तालाब और अन्य। अब इसमें से नहर जो है उसको आज हम विस्तार से देखेंगे और अगली क्लास में कुएं और तालाबों के बारे में बात करेंगे। तो नहरों के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंचाई के जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो सारा जो है हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज जो है केवल मैं इतना बताना चाहूँगी आपको कि हमारी कुल कृषि भूमि जो है, ठीक है, कुल कृषि भूमि कितनी है? 19.28 लाख हेक्टेयर, यानी कि भारत भूमि की 19,28,000 लाख हेक्टेयर भूमि पर 19.28 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। तो इसमें से ये जो लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि है, इसके 48.8% भूभाग पर सिंचाई होती है। और इसके अलावा जो 51% बचता है, 51.2% बचता है, वो हमारी क्या है? वर्षा पर निर्भर कृषि है, यानी कि उन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं की जा सकती। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो हमारी आधी जो कृषि भूमि है वो सिंचाई के माध्यम से उत्पादन प्राप्त करती है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। तो अब हम सिंचाई के साधनों पर चलते हैं। नहरें, कुएं, तालाब और अन्य। थोड़ा सा जो है सिंचाई किन माध्यमों से की जाती है? नहरों से, कुओं से, तालाब से और अन्य से। अब इसमें जो है अलग अलग जो है इसका परसेंटेज है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है? कुओं से की जाती है, क्योंकि हमारी सिंचित भूमि का 64% जो है हम कुओं के द्वारा, कुएं और नलकूप, कुओं के साथ नलकूप भी आ गए इसमें, है ना। तो कुएं और ट्यूबवेल जिसे हम कहते हैं, है ना, वेल और ट्यूबवेल दोनों जो है इस 64% में आ जाते हैं। और नहरें जो है, जो आज हम पढ़ेंगे, वो 26% भूमि की सिंचाई जो है करते हैं। इसके अलावा तालाब है जो कि 3% भूमि पर सिंचाई करते हैं। और अन्य भी साधन हैं जो कि हमारे जिसमें डोंग, कूहल, चश्मे ये आते हैं, तो ये 7% भूमि को ये अन्य साधन जो है सिंचित करते हैं। अब इनमें से हर साधन का अपने अपने गुण हैं, अपने अपने अवगुण हैं, और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मीन्स का जो है इम्पोर्टेंस है। जैसे नहरें जो है उत्तरी भारत में ज़्यादा है, कुएं जो है वो भी उत्तरी भारत में ज़्यादा है। तालाबों के द्वारा सिंचाई दक्षिण भारत में ज़्यादा की जाती है, और अन्य परसेंटेज कम है तो ये पहाड़ी क्षेत्र और इसमें जो है इनके द्वारा सिंचाई होती है। अब जो कुएं हैं उनको हम कच्चे कुएं, पक्के कुएं और नलकूप में बांट देंगे। हम अगली क्लास में विस्तार से देखेंगे इसको। इसी तरह तालाब को हम प्राकृतिक और कृत्रिम में बांट सकते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए हैं और जो कृत्रिम रूप से तालाब है उसमें भी हम इसको बांट सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो साधन है वो डोंग है, कूहल है, चश्मे हैं। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, क्योंकि आज जो है जब नहरें बनाई जा रही हैं या तालाब बनाए जा रहे हैं या हमारी जो है नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही है, तो इससे पहले भी सिंचाई होती थी। तो वो सिंचाई जो है ट्रेडिशनल माध्यमों से होती थी। तो उसमें डोंग, कूहल, चश्मे ये जो है प्राकृतिक जो है आप कह सकते हो, जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत और प्राकृतिक रूप से जो मीन्स ऑफ इरिगेशन थे वो हम अन्य में शामिल करते हैं। मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये शामिल होते हैं। तो इस तरह जो है अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी कि नहरों की बात करते हैं कि नहरों के द्वारा जो सिंचाई है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो नहरों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नित्यवाही नहरें और अप्लावन नहरें। नित्यवाही नहरें क्या होती हैं? जो पूरा साल बहती हैं, यानी कि इनमें पानी की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। और अप्लावन नहरें क्या हैं? जो ऐसी नहरें जो पूरा साल सूखी रहती हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है और नदियों में जो है, क्योंकि नहरें नदियों से निकाली जाती हैं, जब बरसात में नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये नहरें जो है खोल दी जाती है, यानी कि ये अप्लावन नहरें आप कह सकते हो कि मौसमी नहरें हैं,
या वर्षा के समय ये नहरें जो है काम में लाई जाती हैं। ये बाढ़ को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट है आप्लावन नहरें जो हैं, क्योंकि अगर उस समय उस जल को जो है इधर उधर नहीं बिखराया जाएगा नहरों के रूप में, तो वो बहुत भयंकर बाढ़ का रूप ले सकती है। तो आप्लावन नहरें जो है बाढ़ को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती हैं। अब हम नहरें जो तंत्र हैं, नहरें जो सिंचाई साधन हैं, उनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। नहरें क्या हैं वास्तव में, जो है नहरें हैं क्या? नहरें क्या हैं? नाली नुमा जलमार्ग है, यानी कि जो नदी प्राकृतिक रूप से बह रही है उससे जो है हम जो है धरातल को काट कर चैनल्स बनाते हैं और उसमें नदियों का जल जो है हम डाइवर्ट कर देते हैं, तो उसको जो है हम नहर कहते हैं। तो ये नालीनुमा जलमार्ग है, यानी कि नदी से जो है हम नालियाँ निकालते हैं और फिर वो एक नहर से जो है बहुत सारी नहर निकाली जाती है। जब एक नहर होती है तो ऐसा नहीं है कि ये नदी जा रही है, इस नदी से जो है हमने नहर निकाली है ना, और इस नहर से भी हम जो है कई छोटी छोटी नहरें और निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक नालियों का तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो नालीनुमा जलमार्ग है। हमारे देश की जो 26% भूमि है, ठीक है, हमारे देश की 26% भूमि जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित होती है। अच्छा, नहरें जो है उत्तरी भारत में अधिक अनुकूल हैं, इनका नहरों का जो निर्माण है वो उत्तरी भारत में ज़्यादा है। अगर हम एक उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का कंपैरिजन करें तो नहरों के द्वारा जो सिंचाई है वो दक्षिणी भारत में ज़्यादा होती है, उत्तरी भारत में ज़्यादा होती है, क्योंकि नहरों का निर्माण उत्तरी भारत में आसान है। आपको पता है कि उत्तरी जो भारत है, हमारा उत्तरी भारत जो है वो क्या है, उत्तरी भारत की जो भूमि है वो जलोढ़ मिट्टी है, कांप मिट्टी है। तो वो जो मिट्टी है वो वहाँ का जो धरातल है वो नरम है, तो वहाँ पर खुदाई करके नालियाँ बनाना आसान है। और दक्षिणी भारत एक दृढ़ भूखंड है ना, दक्कन का पठार है और प्रायद्वीपीय पठार है, पठारी भाग है और कठोर है, तो वहाँ पर जो है नालियाँ बनाना जो है मुश्किल है। इसलिए नदियाँ जो है वो दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में अधिक जो है सिंचाई के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब नहरों के द्वारा जो सिंचाई है, सबसे ज़्यादा नहरों की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा नहरें हमारे देश में पाई जाती हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहरें हैं, इसलिए है क्योंकि यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है, इसलिए वहाँ पर, और उसके साथ जो है गंगा और यमुना जैसी बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ, गंगा यमुना नहीं और भी बहुत सारी जो है नदियाँ हैं, तो इसलिए इन नहरों से जो है नहरों की जो मात्रा है वो यूपी में ज़्यादा है। यूपी के बाद जो है राजस्थान में ज़्यादा है, राजस्थान में भी जो है नहरों की मात्रा जो है ज़्यादा है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी जो है नहरों की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है बड़े राज्य हैं, तो बड़े जो है राज्य होने के कारण यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई पूरे भारत की परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा जो है इन राज्यों में होती है। अब किसी राज्य में जो सिंचाई होती है उस सिंचाई के रूप में नहरों का प्रतिशत किन राज्यों में ज़्यादा है, यानी कि जो है एक राज्य में जितनी सिंचाई होती है उसमें से नहरों का प्रतिशत कितने ज़्यादा है उसकी हम बात करें। यहाँ हम बात परसेंटेज पर आ गए, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा राज्य है, जहाँ पे 45% भूभाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। यहाँ पर हम कुल क्षेत्र की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा की 45% भूमि जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित होती है। इसके साथ ही जो है आंध्र प्रदेश की जो है 36% भूमि नहरों के द्वारा सिंचित होती है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक की जो है 35% भूमि जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित होती है। पंजाब की 32% भूमि और महाराष्ट्र की 31% भूमि। तो ये जो राज्य हैं इन राज्यों में रिलेटिव इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कैनाल इरिगेशन की, नहरों के द्वारा सिंचाई की जो है इम्पोर्टेंस इन राज्यों में ज़्यादा है। चलिए, अब है ना नहरी सिंचाई के कुछ गुण और अवगुण देख लेते हैं कि नहरों के द्वारा जो हम सिंचाई करते हैं इसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। अब नहरों का जो वितरण है ना वो अलग से अगली एक क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अभी इसके गुण और अवगुण देख लेते हैं, अगली क्लास में हम नहरों का वितरण देखेंगे, यानी कि ये जो राज्यों की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई ज़्यादा है,
तो किस तरह का नहर तंत्र यहाँ पर बना हुआ है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी जो है हम नहरों के गुण और अवगुण जो है कर लेते हैं। तो नहरों के गुण की अगर हम बात करें, यानी कि किन किन कौन कौन से गुण जो है नहरी सिंचाई तंत्र में है, तो सबसे पहले तो हमारे खेतों को पर्याप्त जल इस नहर तंत्र के द्वारा जो है मिल जाता है, क्योंकि जो जल नदियों में बहकर फिर समुद्र में गिर जाएगा उसको जो है हम नहर निकाल कर अपने खेतों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कई जगहों को फायदा पहुंचा रहा है। जहाँ पर जो जिस नदी में वो जल बह रहा है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा ना हो जाए, उसकी मात्रा को जो है कम रखा जाए, बाढ़ की स्थिति तक पहुँचने से बचाया जाए, तो उस जल को हम नहरों के द्वारा नालियाँ बनाकर जो है पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे खेतों को जो है पर्याप्त जल इसमें मिल जाता है। दूसरी तरफ जो है नहरों के साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो नदी की कांप मिट्टी है वो दूसरे खेतों तक पहुंचती है। एक बार इमेजिन करके देखिए कि पहाड़ों से जो नदी आती है वो अपने साथ कितनी कांप और कितनी जो है बारीक मिट्टी लेकर चलती है, और वो जो नदी का जो जल है वो नहरों के माध्यम से कई किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों में जा रहा है। तो इस तरह जो है उपजाऊ मिट्टी हमारे खेतों तक पहुंचती है। इसके साथ जो है जल विद्युत उत्पादन, नहरों का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने जो है नालियाँ बनाई और खेतों तक जल पहुँचाए, क्योंकि नहर बनाने के लिए हम नदी के मार्ग को रोकते हैं और वहाँ पर बांध बनाते हैं। तो उस बांध के बनने के बाद जो है बांध बनने के बाद हम उससे नहरें भी निकालते हैं और उस जल को ऊंचाई से गिराकर उससे जो है हम जल विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो नहर के लिए जो बांध बनाते हैं वो मल्टीपर्पज़ होता है, यानी कि उससे बहुत सारी जो है हम अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। और नहर जो है वो एक बार का व्यय है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार जब नहरें बन जाती हैं तो वो काफ़ी टाइम तक जो है, काफ़ी टाइम नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक जो है वो उस क्षेत्र को जल पहुँचाती है। इसके बाद बाढ़ का नियंत्रण होता है। नहरें जो है उनके दोनों क्षेत्रों को फायदा होता है। जहाँ से जो नदी में अतिरिक्त जल है वो वहाँ बाढ़ का रूप नहीं ले सकता, और जिन क्षेत्रों में हम नहर के द्वारा जल पहुँचाएंगे वहाँ की शुष्क भूमि को जो है जल आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह बाढ़ पर नियंत्रण जो है नहरों के द्वारा बहुत अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि कोसी जैसी नदी जो है उस पर बांध बना कर नहरें निकाल कर ही इन नहरों का जो विभत्स रूप था या उनके जो बाढ़ आती थी उनको रोका गया है। तो बाढ़ का नियंत्रण जो है, बाढ़ पर नियंत्रण जो है हम नहरों के माध्यम से निकाल सकते हैं बांध बनाकर। इसके बाद मत्स्य पालन कर सकते हैं, नहरों में भी कर सकते हैं, और जो बांध हम बनाएंगे वहाँ पर भी मत्स्य पालन जो है किया जा सकता है। मैंने कहा ना कि जब नहर बनाई जाती है, बांध बनाया जाता है, तो वो जैसे भांगड़ा नांगल डैम है तो वहाँ से कितनी नहरें निकाली गई हैं, और इसके साथ वहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है, मत्स्य पालन भी किया जाता है। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ जो है ये परियोजनाएं इनको इसीलिए कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में नहरें हमने निकाल दी क्योंकि पानी जो है उस क्षेत्र में पहुंच रहा है, तो हम न केवल नहर के दोनों तरफ बल्कि जो है दूर दूर तक जो है वृक्षारोपण करके वहाँ तक जल पहुँचा सकते हैं। नहरी तंत्र का एक और बड़ा गुण ये है कि यहाँ पर ये सरकारी रख रखाव पर निर्भर होते हैं, क्योंकि नहरों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, इनका रख रखाव भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो किसानों पर अतिरिक्त बोझ जो है कृषि का यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो सरकारी रख रखाव के कारण किसान जो है इसमें काफ़ी लाभ में रहता है। अब इतने सारे गुण जो है नहरी सिंचाई तंत्र के हैं, ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ अवगुण भी होंगे। तो क्या जो है इसकी डीमेरिट्स है, क्या अवगुण है, एक बार देख लेते हैं इनको भी। कि नहरों में जो है निकटवर्ती क्षेत्र में दलदल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर नहर हम निकाल रहे हैं, जहाँ पर हम नहर कर रहे हैं वहाँ पर कंटिन्यूस पानी रहेगा। आसपास के इलाकों में भी, क्योंकि नहर से जो चैनल बन गया उस चैनल में पानी रहेगा, तो वो क्षेत्र जो है दलदली भूमि में जो है कन्वर्ट हो सकता है। तो निकटवर्ती क्षेत्र में जो है दलदल हो सकता है। वैसे तो नहर देखो जो है हमारी पूरी कृषि का आधार है, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल रूप से देखें तो हम ऐसी जगह पर जल पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रकृति ने जल नहीं दिया है। तो एक तरह से हम जो है इस पे मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है उसको तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं,
क्योंकि जो है बालू क्षेत्र है, या जैसे मान लो राजस्थान में नहर हम पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पर बालू है, वहाँ पानी गिरता रहेगा, तो अजीब सा जो है एक दलदल जो है, दलदल की समस्या नहरी क्षेत्र में, निकटवर्ती क्षेत्र में हो सकती है। इसके बाद नहर को पक्का करना आवश्यक है। पक्का करना आवश्यक है क्योंकि जो है अगर कच्ची नहर होगी तो वो जो वाटर है वो सारा का सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो इसलिए नहर को पक्का करना आवश्यक है। और इसकी समय समय पर सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था ना कि उपजाऊ मिट्टी बहकर आती है, तो वो मिट्टी जो है वो नहरों में जमा होती रहती है, इसलिए उस नहर की कंटिन्यूस सफाई भी टाइम टू टाइम जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें जो है नीचे गाद और सिल्ट जो है ना जमा हो। तो पक्का करने के साथ साथ इसकी सफाई भी आवश्यक है, तो ये एक तरह से खर्च जो है हमारा इसमें बढ़ता है। इसके बाद नहरों के द्वारा अति सिंचाई की जाती है, क्योंकि नहर से जो है जल आ जाता है तो हमारे पास जल की इतनी मात्रा होती है, और हमारे यहाँ का किसान आपको पता है अनपढ़ है ही, तो वो जो है उसे लगता है कि इस पानी को जो है, इस पानी को जो है खेतों में डालते रहो डालते रहो डालते रहो, और वो जो अति सिंचाई होती है, वो अति सिंचाई क्या करती है, रेह, कलर और ऊसर भूमि को जन्म देती है। यानी कि जब जो भूमि है उस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे तो नीचे के जो सॉल्ट है, नीचे का जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो जो है तैरकर ऊपर आ जाता है, और वहाँ की जो भूमि है वो रेह, कलर और ऊसर भूमि, यानी कि अनुपजाऊपन जो है, बंजरपन जो है वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद नहर के साथ तटबंध बनाए जाते हैं तो वो टूट सकता है। नहर के तटबंध अगर टूट जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह से बाढ़ का रूप जो है ले सकता है। और इसी तरह जो बांध हम बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, फिर उसके पीछे जल रोकते हैं, तो बांध भी अगर टूट गया तो वो प्राकृतिक बाढ़ से भी बहुत खतरनाक होता है। खैर ये तो मैनुअल डिजास्टर्स हैं, हम जो भी बनाते हैं वहाँ पर दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं। तो अगला जो है हमारा है कि दलदली क्षेत्र में बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि नहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर दलदल हो सकते हैं, तो जब दलदल होगा तो वहाँ पर जो है मच्छर वगैरह इस तरह की जो है जीव पनपेंगे, और क्योंकि आर्द्र भूमि हो जाएगी तो वहाँ पर जो है बीमारियों के पैदा होने की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार नहरों का निर्माण जो है कठिन है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर धरातल कठोर है, जैसे कि दक्षिणी भारत में जो है नहरों का निर्माण इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर कठोर जो है बहुत ज़्यादा धरातल है। तो ये तो प्राकृतिक सीमाएं हैं, जहाँ पर जो है कठोर धरातल है वहाँ पर हम और कोई मीन्स का जो है वो करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर नहरी जो सिंचाई तंत्र है ये वास्तव में जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक जल को हम जो है मानव नदियाँ बनाकर खेतों तक पहुँचा रहा है, शुष्क भूमि तक जल पहुँचा रहा है। और नहरी जो तंत्र है, सिंचाई है, सिंचाई और उसमें भी नहरी तंत्र जो है ये पूरे एक जो है दो क्षेत्रों को फ़ायदा पहुंचाता है। ऐसे क्षेत्र को भी फ़ायदा पहुंचाता है जहां से वो नहरें निकाली जा रही है क्योंकि वहां पर जल की अति नहीं हुई, और ऐसे क्षेत्र को भी फ़ायदा पहुंचाएगा जहां पर नहरें जा रही हैं क्योंकि वो शुष्क भूमि है, तो वहां पर जो है जल की कमी को पूरा किया जाएगा। तो ये जो है नदी तंत्र, नहर तंत्र के बारे में हो गया। अब नहरों का वितरण जो है, यानी कि कौन कौन से राज्य में किस किस तरह से जो है नहरें पाई जा रही हैं, वो हम अपनी जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको तैयार